उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों ने अलग अलग तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं और जनता को लुभाने के लिए। आज मैं बात करूंगा हरदोई जनपद की सांडी विधानसभा क्षेत्र से, जो कि कई दशकों से आरक्षित रही और आरक्षित वर्ग के लोगों ने यहाँ नुमाइंदगी की। उन लोगों ने किस तरीके का काम किया, आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं आकांक्षा वर्मा। इनसे सीधे सवाल करेंगे, इनसे पूछेंगे बेसिक तौर पर क्या समस्याएं हैं अहिरोरी विधानसभा क्षेत्र की, और आपसे पहले जिन राजनेताओं ने काम किया है उन पे सवाल क्या है आपका। जी, सबसे पहले मैं पहल न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ। समस्याएं तो हमारे यहाँ बहुत हैं, शिक्षा हो, रोजगार हो, असुरक्षा हो, बहुत समस्याएं हैं। महिलाओं की तो इतनी समस्याएं हैं कि कुछ कहने के लिए नहीं। बाकी मुझे लगता है बेटियों को हम लोग को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो सब आगे निकल के आए। हर क्षेत्र में बराबरी का हक उन्हें दिया है माननीय प्रियंका दीदी जी ने। और मैं सबसे भारतवर्ष में सबसे कहना चाहूँगी कि अपनी अपनी बेटियों को बाहर ये उनको पढ़ाइए, लिखाइए, उनकी शिक्षा में सुधार करिए। सांडी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पहला सवाल तो ये है कि सारी सड़कें जर्जर हैं। योगी सरकार ने जब सरकार आई थी तो कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, क्या सवाल है? जी, योगी सरकार ने कहा था गड्ढा मुक्त देंगे, लेकिन उन्होंने तो सड़कों में और गड्ढे कर दिए हैं। पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है। इंसान परेशान है यहाँ की जर्जर सड़कों से। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सांडी विधानसभा में सड़कों से लोग परेशान हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी क्षेत्रों में जाती हूँ वहाँ मुझे कहीं भी ना खड़ंजा दिखाई देता है, ना कहीं इतना पानी सड़कों पे, ना पक्की नालियाँ हैं। तो मुझे लगता है जनता सबसे ज़्यादा सड़कों से त्रस्त है। एक सबसे बड़ी समस्या है, भाजपा सरकार कहती है कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन एक सवाल यह भी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं वो धरातल पर नहीं है। अगर आप 2022 में विधायक बन के आती हैं तो किस तरीके से काम कराएंगी? जी, मैं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए मतलब जो स्कूल कॉलेज, यहाँ कोई भी अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं जहाँ पे महिलाएं जाएं। यहाँ हमारे इस गांव में ही कोई अच्छा स्कूल नहीं है इंग्लिश मीडियम जहाँ यहाँ के बच्चे पढ़ सकें, बाहर निकल सकें। बल्कि यहाँ के बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं फिर सोचते हैं हम बाहर चले जाएँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करवाऊँगी। और स्वास्थ्य की भी यहाँ कोई अच्छे प्रबंध नहीं है, कोई हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, तो हॉस्पिटल के प्रबंध करवाऊँगी। अगर हमारी सरकार आती है कांग्रेस सरकार, तो युवाओं के लिए, सबके लिए मतलब अच्छा होगा, विकास होगा, हॉस्पिटल, सड़कें, स्वास्थ्य, सबका विकास होगा। एक किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र में आप जहाँ भी जाएंगे किसान की एक सबसे बड़ी समस्या है आवारा गौवंश। जी। इसको लेके चूँकि सरकार कह रही है मैंने गौशालाएं हर न्याय पंचायत स्तर बनाई, और उसके बावजूद हालात यहाँ है किसान रात भर खेतों में जागता है और अपनी फसल की रखवाली करता है। किस तरीके से निजात दिलाएंगे? जी, जब सरकार चली जाएगी तो ये जानवर भी चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही इन सांडों को छुड़वाया है। वो कहते हैं कि सांड भगाएंगे और कांग्रेस सरकार लाएंगे। आवारा जानवरों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी हमारी आपकी भी बनती है। जी। कितना हम लोग निभा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो धरातल पर गौशालाओं का निर्माण करवाएं। उन्होंने गायों की सुरक्षा के लिए तो सोचा है, पर उन्होंने किसानों की भलाई के लिए नहीं सोचा है। सिर्फ उन्होंने जानवरों को छोड़ दिया है, उन्होंने सोचा गाय सुरक्षित रहे, लेकिन जो किसान इतना परेशान है, उनकी खेती चढ़ जाते हैं, तो उन्हें उसके लिए गायों को अगर उन्हें सुरक्षित रखना है तो उनके धरातल पे उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए, गौशाला बनवानी चाहिए, जिससे उनमें वो रहें, उनके चारे, खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, जिससे किसान भी खुश रहेगा और गाय भी सुरक्षित रहेगी। हमारे साथ आकांक्षा वर्मा के पिताजी, जो कि हुसैनपुर गाँव पड़ता है, सांडी विधानसभा से प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हैं। प्रशासनिक सेवा में जो लोगों का सहयोग किया, प्रशासनिक सेवा में रह के भी आम जनमानस का दर्द को बड़ा नज़दीक से देखा है। अब राजनीति में बेटी को लाए हैं, राजनीति में आने की कहाँ से आपने सोची? चूँकि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे, आपने राजनीति को बड़ा नज़दीक से देखा है। मैं जिस संस्थान में काम कर रहा था वहाँ दूर से, देहात से, गांव से चुनकर विधायक जाते हैं, जिनके मैं पास बहुत नज़दीक रहा हूँ। और वहाँ से मुझे लगा कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए तो मैं क्षेत्र में जाके लोगों की सीधे डायरेक्ट कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, और इसलिए राजनीति में आकर मैं सीधे जनता की सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए बेटी को मैं लाया हूँ कि मैं अब मेरी कुछ उम्र भी हो गई है, तो इसलिए मेरी बेटी युवा है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, नई सोच की है, प्रियंका गांधी के विचारों पे चलने वाले हैं, इसलिए मैं राजनीति में इनको लाया और खुद साथ में आया। जिस पार्टी से आपने अपनी बेटी की दावेदारी विधायकी के लिए करवाई है, इसके मुखिया होते थे राजीव गांधी, और वो कहते थे मैं 100 रुपये विकास के लिए अगर भेजता हूँ गांव पर, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 90 रुपये भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। कैसे दूर करेंगे? नहीं, भ्रष्टाचार में तो राजीव गांधी का उसमें कोई दोष नहीं था।
वो तो पैसा भेजते थे, लेकिन उनका ये विचार था कि जो पैसा भेजते हैं जाता है तो विकास तो होता ही है, ये तो नहीं। लेकिन इनके समय में भाजपा सरकार में तो जो पैसा आता है वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। तमामों रोजगार, सड़क, तमामों योजनाएं लाते हैं, लेकिन उनका धरातल पे कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि कहाँ काम में हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। ज़्यादातर यहाँ दलित विधायक रहे, चूँकि आरक्षित सीट रही। विकास न होने का कारण क्या है? एक परिवार परमाई लाल जी का, जो कि परमाई लाल जी से लेकर उनके बहू और पोती पोते तक विधायक, मंत्री और प्रमुख इस तरीके के पदों पर रहे, उसके बावजूद स्थिति। अब इस बार एक दूसरा परिवार आया है, दूसरी विधानसभा से आए, उन्होंने काफ़ी तैयारी की थी। उन्होंने भी 5 वर्ष में कितना काम किया है, यहाँ की जनता कितना संतुष्ट है, किस तरीके से उनको जवाब देंगे आप? देखिए, ये लोग बहुत बड़े परिवार से हैं, दलित तो हैं, लेकिन वो दलित का वोट लेकर चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद जिन दलित ने जिताया उनको ही दूर कर देते हैं, उनसे अपने को अलग समझने लगते हैं, बड़ा समझते हैं, उनके पास नहीं आते हैं। जैसे कि जनरल सवर्ण बिरादरी का आदमी दूरी बना लेता है, बिल्कुल ये बिल्कुल सवर्ण की तरह होकर अपने लोगों से, दलितों से दूरी बना लेते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं करते हैं। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग भी हैं और आपसे हम एक जानकारी जरूर चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा आपने पढ़ाई की है राजनीति में ही। राजनीति 70 वर्षों से ज़्यादा हो गए देश को आज़ाद हुए जी, भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ पर? भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है अपने देश में कि हमें लगता है कि वो कोंख से ही पैदा हो जाता है, क्योंकि संतानें जो पैदा होती हैं वो हम ही सब उनको जन्म देते हैं। तो इस सोच को बदलना होगा, और सोच को बदलने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा अध्ययन करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, अपने माइंड को विकसित करना होगा, अच्छे बुरे का फैसला करना होगा। क्योंकि जब तक हम अच्छे समाज के पास नहीं जाएंगे, बढ़िया कुछ पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उन्हीं चीज़ों में लिपटे रहेंगे जैसे देश 70 साल से झेल रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 73 साल होने के बावजूद भी ये देश आज पीछे है। चाइना की हम कंपैरिजन करेंगे तो चाइना हमसे पीछे था। जब हम फ्रीडम हुए थे 1947 में, तब चाइना हमसे पीछे था। और आज आप सब लोग देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है, लेकिन हम उससे बहुत पीछे हैं। चाइना आज इतनी डेवलप्ड कंट्री हो चुकी है, लेकिन हम डेवलपिंग में हैं, हम विकासशील देशों में हैं। चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में अमेरिका तक को लोहा मनवा रहा है। तो लोगों को, आम जनमानस को जागरूक होना होगा। जैसे कि आकांक्षा वर्मा जी ने कहा कि हम एजुकेशन को लेकर काम करेंगे, तो जो बीजेपी सरकार है वो एजुकेशन को भ्रष्ट करना चाहती है, क्योंकि एजुकेशन जो होती है वो अपने आप में एक टंग होती है, एक जुबान होती है। क्योंकि आपके पास एजुकेशन ही नहीं रहेगी तो क्या बोलेंगे आप? आज़ादी के 70 दशकों से ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया जी, सबसे ज़्यादा उनका शासनकाल रहा जी जी। लेकिन फिर एकदम हाशिए पर जाना कहाँ पर देखते हैं? संगठन की कमजोरी थी या लोगों का विश्वास खत्म हो रहा था कांग्रेस? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो 70 साल में कांग्रेस, जैसे कहें आप सत्ता में रही है, ठीक है, जो 70 साल में कांग्रेस ने काम किया है वो 8 साल में और 7 साल में भाजपा ने मिटाने का काम किया है। क्योंकि धार्मिक दंगे हों, वो सांप्रदायिक दंगे हों, राजनीतिक दंगे हों, जितना भी ये हो रहा है वो 70 साल में नहीं हुआ, जितना बीजेपी ने 8 और 7 साल में करवा दिया है। मैं उससे भली भांति वाकिफ़ हूँ। क्षेत्रीय दलों से क्या सवाल है आपका? आप राष्ट्रीय दल की राजनीति के लिए निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है हम राष्ट्रीय दल हैं, आप कांग्रेस भी राष्ट्रीय दल। क्षेत्रीय दलों से जनता का भला या नुकसान, आपने जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी उसके नज़रिए से? ये क्षेत्रीय जनता जो होती है उससे, क्षेत्रीय राजनीतिक दल की बात हो रही जनता की जी, क्षेत्रीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे दलों को ही हम आपस में गठजोड़ करके हम एक बड़ी राजनीति कर सकते हैं देश स्तर पर। और हम चाहेंगे कि पुनः एक बार आकांक्षा को हम जिताकर जो हम बड़ा करना चाहते हैं, बेशक सरकार हमारी ना बने, जैसे आप लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु, मैं आपका स्वागत और सब कुछ अभिनंदन करता हूं। आप हमसे तो बहुत ज़्यादा योग्य ही होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सरकार अब की से बने, कोई सरकार हो, लेकिन वो सत्य पर प्रकाश डाले और लोगों की जो वास्तविक है, जो भारत होना चाहिए आज, वो भारत बने। बाकी ना कि इस देश में ऊंच नीच हो। जैसे प्रियंका जी का एक नारा है, कि स्लोगन आया है जो लड़कियों को जो दे रही हैं, आपको भी मालूम होगा, आप भी जानते होंगे, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, ये स्लोगन है, ठीक है। तो आपके घर में भी माँ बहनें हैं, मेरे घर में भी हैं। जो कंडीशन आज स्त्रियों की इस देश में है, बाकी अदर कंट्री में नहीं, जैसा कि मैं स्टडी करता हूँ। जो स्थिति, दयनीय स्थिति यहाँ पे कंडीशन है, बैड कंडीशन है स्त्रियों की, वो दुनिया में कहीं पर नहीं। स्त्रियाँ हर जगह प्रताड़ित की जाती हैं। तो प्रियंका जी की जो दूरगामी सोच है एक अच्छा देश बनाने की, जिसमें महिलाओं की भागीदारी हो, उनकी इज्जत हो सके,
महिलाओं का प्रताड़ना से वो मुक्त हो सकें और एक अच्छा भारत निर्माण कर सकें। क्योंकि एक महिला से, जैसे आपने सुना होगा कि एक आदमी को अगर आप शिक्षित करते हैं तो एक परिवार तक आप सीमित कर पाते हैं, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक महिला को, एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो एक दूसरा परिवार भी शिक्षित होता है। तो ऐसे ऐसे करके प्रियंका जी ने जो सोचा है, जो बहुत अच्छी सोच है, अगर स्त्रियां शिक्षित हो जाएंगी तो एक अच्छा राष्ट्र और अच्छा एक देश हम बना सकेंगे। जो वेलफेयर स्टेट हम बनाना चाहते हैं, भारतीय संविधान जो बनाना चाहता है, वो हम स्टेट बना सकेंगे। आप कह रहे हैं जात पात, एक सीधा सवाल है आरक्षण को लेके, जातिगत आरक्षण और आर्थिक आधार आरक्षण, आप किसको बेहतर मानते हैं? आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या जातिगत आधार पर? चूँकि भेदभाव जो है उसको दूर करने का रास्ता क्या है? देखिए, जातिगत जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वो उस समय जो कंडीशन थी देश की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, जो कंडीशन थी, तो वो जातगत ही लिखना उसको ज़्यादा बेहतर समझा गया संविधान निर्माताओं के माध्यम से। वो जातगत नहीं, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी दयनीय थी, अगर वो मुझे आज काम करना पड़े या किसी को भी काम करना पड़े तो हम उससे मुकर जाएंगे, वो काम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जातवाद नहीं है, वो कास्टवाद नहीं है, वो मैं उसको मानता हूँ कि वो राष्ट्रवाद है। क्योंकि उस समय वो कंडीशन थी, वही कंडीशन आज भी है। ऐसा नहीं है, कंडीशन इसलिए है क्योंकि हम उतना शिक्षित नहीं हो पाते हैं और अपने अधिकार को नहीं मांग पाते हैं। भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी आप लोग पूजा करते हो और संविधान निर्माता भी कहा जाता है, हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं उनका, ये बताइए, उन्होंने कहा था 10 वर्ष तक ही आरक्षण लागू रहेगा, उसके बाद अन्य तरीके से व्यवस्था, आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत उन्होंने की थी, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक दल लगातार उसको खींचते चले जा रहे। क्या जातवाद और भेदभाव इसको लेकर तो नहीं बन रहा? देखिए, हम BR अम्बेडकर का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया संविधान बना कर दिया है। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, और ये आप लोग जानते होंगे कि इतना बड़ा संविधान क्यों है, क्योंकि हम लोग विविधताओं में बहुत सारी चीज़ें हैं, हर क्षेत्र में, हर भाषा में, हर लिंग संप्रदाय में बटे हुए लोग हैं, इसीलिए इतना बड़ा संविधान है। और मैं बाबा साहब की ना बात करते हुए मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि बाबा साहब को ना पढ़कर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें, जिससे लोकतंत्र संचालित होता है। और जिस दिन मैं मानता हूँ, और मेरा एक संगठन है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा जिसके मैं बोल पा रहा हूँ, जो मुझे बोलने की औकात, एक अथॉरिटी मिलती है। सम्राट अशोक क्लब का मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ और हरदोई डिस्ट्रिक्ट का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। और सम्राट अशोक क्लब जो 26 साल की उसकी वर्षगांठ मैंने अभी मनाई है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका एक मोटो है, एक उद्देश्य है, जैसे कि हर एक पार्टी और संगठन का होता है। मैं भारतीय संविधान को अपने संगठन के माध्यम से पूरे भारत में लागू होना देखना चाहता हूँ। 26 साल के अंतराल में अब ज़्यादा समय वो बचा नहीं है, जब हमारे जैसे युवा पूरे भारत में भारतीय संविधान को जिस दिन हम लागू करवा पाए तो ये देश वेलफेयर स्टेट बन पाएगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रीम है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे साथ थी कांग्रेस प्रत्याशी आकांक्षा वर्मा और सम्मानित जनता हुसैनपुर ग्राम पंचायत की। इन लोगों ने बड़ा बेबाकी से, प्रत्याशी सहित इनके परिजनों ने भी अपनी बात रखी है, क्योंकि परिवार पूरा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और शिक्षा के माध्यम से इस देश इस विधानसभा क्षेत्र में भरपूर विकास करने का वादा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में सांडी विधानसभा क्षेत्र में। माय भारत से बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, आप लोगों का भी बहुत बहुत हरदोई।